जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो उसमें यह क्लियर था कि सौजन्या का पहले रेप हुआ था, फिर उसे गला दबाकर मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके अंडरवेयर मिसिंग थी और यही अंडरवेयर पुलिस ने बाद में उसकी मां से लेकर उसकी बॉडी पर पहना दिया। जिस दिन सौजन्या लापता हुई थी उसी दिन कुछ लोगों ने गाड़ी देखी थी जिसमें 4-5 लोग सौजन्या को जबरदस्ती खींच रहे थे। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो असली अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे उनकी या तो हत्या हो गई या उन्होंने सुसाइड कर लिया। 9 अक्टूबर 2012 को कर्नाटका के धर्मस्थला में कुछ ऐसा होता है जो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर पे आज तक एक धब्बा है। धर्मस्थला के पास एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहने वाली सौजन्या पास की श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा कॉलेज में अपनी डिग्री कर रही थी। 9 नवंबर 2012 को सौजन्या रोज की तरह कॉलेज जाती है और उसके घर वाले हमेशा की तरह अपने काम में लग जाते हैं। अब लेकिन उन्हें यहाँ ये नहीं पता था कि उनकी बेटी अब कभी भी वापस नहीं आएगी। दोपहर के लगभग 4:30 बजे वो अपने कॉलेज से निकल के अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन जब वो अपने रेगुलर टाइम पे घर नहीं पहुंचती है तो उसके घर वाले ये सोचते हैं कि सौजन्या किसी दोस्त के घर रुक गई होगी और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके घर वाले टेंशन में आके उसे ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव को पता चल जाती है कि सौजन्या अभी तक घर नहीं आई है और वो सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें सौजन्या कहीं नहीं मिलती। अगले दिन यानी 10 अक्टूबर 2012 को उसके घर से कुछ दूर एक झाड़ी में लोगों को सौजन्या की बॉडी मिलती है। उसकी डेड बॉडी मिट्टी से सनी होती है, उसके कपड़े पूरी तरह से फटे होते हैं और उसके पूरे चेहरे पे निशान होता है। अब जिन्हें ये बॉडी मिली थी वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो उसमें ये क्लियर था कि सौजन्या का पहले रेप हुआ था, फिर उसे गला दबाकर मार दिया गया और फिर शुरू होता है इस केस का सबसे शर्मनाक इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह पुलिस ने इस केस को हैंडल किया वो कई सवाल खड़े करता है। पहला, जब सौजन्या गायब हुई थी तब पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट लिखने से इनकार कर दिया था। दूसरा, जब लाश मिलती है तब पुलिस ने इमीडिएट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके अंडरवेयर मिसिंग थी और यही अंडरवेयर पुलिस ने बाद में उसकी मां से लेकर उसकी बॉडी पर पहना दिया। यहाँ चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि पुलिस को बॉडी मिलने के बाद भी वजाइनल स्वैब को लेट भेजा गया ताकि उसका फॉरेंसिक टेस्ट ना हो सके। और इसी के साथ अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पुलिस वहाँ कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस मर्डर के 3 दिन बाद यानी 13 अक्टूबर 2012 को पुलिस वाले संतोष राव नाम के एक आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पुलिस का ये कहना था कि वो मेंटली फिट नहीं है और इसीलिए उसने सौजन्या का रेप किया है। और यहाँ सवाल ये उठता है कि एक मेंटली अनफिट आदमी बिना कोई एविडेंस छोड़े इतने क्लीन तरीके से मर्डर कैसे कर सकता है। गाँव वाले पुलिस के इस बयान को मानने से मना कर देते हैं क्योंकि जिस दिन सौजन्या लापता हुई थी उसी दिन कुछ लोगों ने एक गाड़ी देखी थी जिसमें 4-5 लोग सौजन्या को जबरदस्ती खींच रहे थे। कुछ गवाहों ने यह भी कहा कि उसी रात एक ब्लैक एसयूवी जिसमें कुछ लोग थे उस एरिया से गुजरा था, लेकिन पुलिस ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सौजन्या के माँ भाई और कुछ लोकल्स ने यह इल्जाम लगाया कि असली मुजरिम धर्मस्थला के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के परिवार से हैं। अब जिन्हें नहीं पता तो वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के मेंबर है और उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है जो हमारे देश का 2nd और 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। धीरे धीरे ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं और फिर इसकी इंक्वायरी लोकल पुलिस से लेके पहले सीआईडी को दी जाती है, लेकिन जब वो भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाते तो ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाता है और इन सबके इन्वेस्टिगेशन में मेन कल्प्रिट संतोष राव ही होता है। लेकिन अब सौजन्या के माँ बाप के अलावा कुछ पॉलिटिशियन भी इस इंक्वायरी के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। नेशनल हिंदू जागरण वेदिके के प्रेसिडेंट महेश सेट्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि धर्मस्थला के एक प्रभावशाली परिवार का इस केस में हाथ है और पुलिस जानबूझकर उस परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो असली अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे उनकी या तो हत्या हो गई या उन्होंने सुसाइड कर लिया। जिसके एग्जांपल है रवि पुजारी जो संतोष राव को पुलिस के हवाले करने वालों में से एक थे, उन्होंने अपनी ही जान दे दी। 11 सालों तक इस केस पे इंक्वायरी चलती रही और फाइनली 16 जून 2023 को सीबीआई कोर्ट का जजमेंट आता है। इस जजमेंट में 6 की पॉइंट थे। पहला, संतोष राव का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, पुलिस ने जानबूझकर सबूतों को बर्बाद किया और सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तीसरा, पोस्टमार्टम के दौरान वजाइनल स्वैब को जानबूझकर लेट भेजा गया जिससे वो खराब हो जाए और डीएनए टेस्ट ना हो पाए। चौथा, सौजन्या के माँ बाप जो असली अपराधियों के नाम बता रहे थे उनके बिल्कुल भी नहीं सुनी गई। पांचवा, सीबीआई कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी इंक्वायरी का आदेश दिया और लास्टली संतोष राव को झूठी गिरफ्तारी के लिए कंपनसेशन देने की बात कही गई। आज सौजन्या के मरने के 13 सालों के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला और आज भी उसकी माँ अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इस केस के जो असली गुनहगार हैं क्या कभी उन्हें सजा मिलेगी। आज के टाइम पे इस केस के बारे में बात करना भी एक क्राइम बन चुका है। समीर एमडी नाम के एक यूट्यूबर ने जब इस केस को लेकर एक वीडियो बनाया तो उसे जेल भेज दिया गया, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इस वार्निंग को दिखाता है कि जो भी सच बोलने की कोशिश करेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही ये सवाल है कि आखिर कब तक एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगती रहेगी, कब तक सिस्टम ऐसे ही पावरफुल लोगों के इशारों पे नाचता रहेगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सौजन्या को कभी इंसाफ मिल पाएगा।